तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। आज जो हम देखेंगे वो आगे के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो हम बाकी थे हमारे बुक के। क्वेश्चन है, गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा करता है क्यों? क्वेश्चन आपसे पूछा है, गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा करता है क्यों? रीजन कल कल डिस्कस कर चुके हैं हम। गर्मी के दिनों में वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण से कूलर जो है वो अधिक ठंडा करता है ना। बाकी अगर बारिश के दिनों में देखोगे, अगर बारिश के दिनों में आप कूलर चलाओगे तो ठंडा नहीं करेगा, सर्दी में चलाओगे तो भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टेम्परेचर के कारण से, है ना। तब जो है वो तापमान कम रहता है और बारिश में आर्द्रता ज्यादा रहती है। और शुष्क दिनों में क्या रहता है? एक तो तापमान भी ज्यादा रहता है, ऊपर से आर्द्रता भी क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण से वो क्या होता है, जिसके कारण से कूलर जो है वो पानी को अधिक ठंडा करता है। सिंपल सी बात थी, है ना। यही लिखेंगे हम दोनों रीजन के। गर्मी के दिनों में तापमान ज्यादा होता है, साथ साथ ही जो नमी होती है, वायु में नमी आर्द्रता होती है, वो भी क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण से कूलर जो है वो गर्म और शुष्क दिनों में जो है वो अधिक ठंडा करता है, ठंडी हवा फेंकता है या ठंडी हवा उत्सर्जित करता है। जो भी आपको शब्द यूज करे वो शब्द लिखना पड़ेंगे आप। ठीक। इसके बाद क्या? इसके बाद गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? इसका भी सेम रीजन है। कल ही बात करी अपन ने, गर्मियों में घड़े का जल जो है वो ठंडा क्यों होता है? घड़ा मतलब मटका, उसका जल ठंडा क्यों होता है? जाहिर सी बात है, गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ जाता है, उसकी सतह पर जो पानी आता है उसका क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण हो जाता है तो ऊर्जा में हानि होती है। ऊर्जा की हानि को कौन दूर करता है? अंदर का पानी। अंदर का पानी जब ऊर्जा बाहर के पानी को दे देता है तो अंदर के पानी में ऊर्जा कम हो जाती है, अर्थात क्या हो जाता है? अंदर का पानी कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो वो आपको लिखना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बोला वैसे के वैसा आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो ये मैंने भी आपको बोला, एसीटोन किस में होता है? एसीटोन नाम लिखा है ना यहाँ पर। एसीटोन किस में पाया जाता है? एसीटोन केमिकल का नाम है जो कि कहाँ पाया जाता है? नेल पॉलिश रिमूवर में पाया जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर में पाया जाता है। नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए एसीटोन का यूज करते हैं। सेम केस एसीटोन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है। इधर में एक आपको चीज बता दूं, क्वेश्चन है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली पर ठंडा ठंडा क्यों महसूस होता है? तो उसका रीजन वही है, जब पेट्रोल या एसीटोन जो है वो हथेली पर डाला जाता है तो क्या होता है, वो जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है। जो भी चीज हम डालते हैं उसका वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण होता है तो ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है। ऊर्जा में क्या होती है? कमी आती है, हानि होती है। उस हानि को दूर करने के लिए क्या होता है? उस हानि को दूर करने के लिए वो हमारी हथेली पे आसपास से नमी से ऊर्जा ग्रहण करता है, ऊर्जा एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण से क्या हो जाती है? हमारी हथेली पर हल्की ठंडक महसूस होती है या ठंडा ठंडा हमें महसूस होता है। तो उसके बारे में आपको कल चर्चा कर चुका हूँ मैं। अभी क्या बता रहा हूँ आपको? अभी ये बता रहा हूँ, कभी कई बार ऐसा होता है ना, टीवी का रिमोट जो है वो काम नहीं करता है, हम दबा रहे होते हैं उसके बाद भी काम नहीं कर रहा होता है। ज्यादातर टाइम तो बैटरी चली जाती है उसकी, तो आप देखोगे उसको हल्का सा ठोको पीटो तो चालू हो जाता है वो। एक बच्चे ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भैया रिमोट को ठोकने पीटने से वो चालू हो जाता है, ऐसा सच में है कि वो हमारी केवल मनोवैज्ञानिक दशा है कि वो सच में ऐसा, मतलब हम ठोक पीटते हैं तो वो चालू हो जाता है, ऐसा हमारे दिमाग में है कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है साइंटिफिकली वहां पर? तो सच में ऐसा सच में उसको ठोकने पीटने पर सच में होता है ऐसा, है ना। क्यों होता है? जो बैटरी होती है उसमें, वो बैटरी केमिकली चार्ज होती है। केमिकली मतलब कि रसायनों के द्वारा बनी हुई होती है। जब वो जैसे लगातार लगी रहती है एक ही जगह पर, तो क्या होता है? उसमें रासायनिक क्रिया होती है और वो विद्युत उत्पादन करती है, हल्की छोटी सी मात्रा में विद्युत का उत्सर्जन करती है। 1.5 वोल्ट के आसपास जो है वो विद्युत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, वोल्टेज उत्पन्न करती है। लेकिन जैसे ही समय बीतता जाता है तो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और जब कमी आ जाती है तो वोल्टेज कम हो जाता है। वोल्टेज कम हो जाता है तो रिमोट काम करना बंद कर देता है। उस कंडीशन में यदि हम उसको ठोकते पीटते हैं तो उसके अंदर की जो रासायनिक अभिक्रिया धीमी हो गई थी, वो किस ठोकने पीटने के कारण से क्या हो जाती है? और तेज हो जाती है एकदम से, और वोल्टेज वो अचानक से फिर से वैसा के वैसे देने लगता है। आपने ये भी एक चीज वो भी देखी होगी ना, घरों में जब गैस सिलेंडर, एलपीजी का सिलेंडर जो है वो खत्म होने लगता है, मतलब गैस जो है वो मद्दी होने लगती है, अगर हम उसको ऐसा सीधा सीधा हिलाएं, आड़ा नहीं करना, ध्यान रखना, कभी भी गैस सिलेंडर को आड़ा नहीं करना चाहिए। आड़ा करना बेकार बात होती है। उसकी लिक्विड पेट्रोलियम जो लिक्विड गैस रहती है वो गैस पाइप के माध्यम से ऊपर आ सकती है और आग लग सकती है।
आड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए एलपीजी सिलेंडर को। लेकिन हम उसके खड़ा के खड़ा अगर ऐसे ऐसे हिलाएं तो आप देखोगे जो गैस की लो रहती है, जो गैस की फ्लेम रहती है वो कम ज्यादा होती रहती है ना। वो क्यों हो रही है? क्योंकि उसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसको अगर हम हिलाएं तो उसकी रासायनिक अभिक्रिया तेज हो जाती है और वो तेजी से जल रही होती है ना। सेम केस उसके भी केस में होता है, रिमोट के केस में भी अगर हम उसको ठोके पीटें तो उसके अंदर जो सेल लगा हुआ है उसके अंदर जो केमिकल भरे हुए हैं वो केमिकल क्या होते हैं आगे ही क्लासेस में पढ़ोगे आप। वो केमिकल कभी जनरल नॉलेज की बात हुई तो वो भी बताएंगे कि सेल कैसे काम करता है। वो उसके अंदर जो रसायन भरे रहते हैं, केमिकल्स भरे रहते हैं, उनमें जो है वो गति हो जाती है जिसके कारण से वो वोल्टेज फिर से देने लगते हैं। लेकिन वो कुछ समय तक ही चलेगा, कुछ जैसे एलपीजी के साथ होता है, अगर आप थोड़ा सा हिलाओगे, जब तक हिलाओगे तब तक ही वो गैस फ्लेम जो है वो जलती रहेगी, उसके बाद फिर से बंद हो जाएगी। ठंडी के दिनों में नॉर्मली होता है ऐसा, गैस क्या होती है जम जाती है एलपीजी में और वो जो है वो फ्लेम जलना बंद हो जाती है, बहुत जल्दी खत्म होने लगती है गैस। उसका रीजन वही रहता है, ठंडी के दिनों में गैस जो है वो जम जाती है, अगर उसको हम हिलाए थोड़ा सा तो वो जो है वो लेकिन फिर से बोल रहा हूँ मैं, रिस्क की बात है। गैस को आड़ा करना बहुत ज्यादा डेंजरस है, उसको आड़ा नहीं करना चाहिए। उसके अंदर के जो लिक्विड गैस लिक्विड के फॉर्म में होती है, वो लिक्विड जो है वो पाइप के माध्यम से ऊपर आ सकता है। इसलिए आप देखो घरों में जो है वो ज्यादातर ऐसा ना हो, इसलिए जो है वो गैस कंपनी बोलती है आप जो चूल्हा रखो, गैस का जो चूल्हा जिसपे अपन खाना पकाते हैं उसको ऊपर रखना चाहिए और जो गैस सिलेंडर होती है उसको नीचे रखना चाहिए। उसका लेवल ऐसा होना चाहिए, गैस चूल्हा यहाँ पर, सिलेंडर यहाँ पर, ताकि अगर अगर ये गैस चूल्हा जो है वो नीचे होगा, गैस सिलेंडर यहाँ होगा और इसके लेवल में होगा, यदि गलती से भी आपका सिलेंडर आड़ा टेढ़ा हुआ तो जो उसके अंदर जो गैस भरी हुई पाइप के माध्यम से इसमें आ जाएगी और बहुत ज्यादा आगजनी हो सकती है, आग लग सकती है सिलेंडर में, बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाती है। इसी कारण से गैस चूल्हा जो है वो ऊपर रखा जाता है, सिलेंडर नीचे रखा जाता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं बताना ये चाह रहा था, जब वो टीवी का रिमोट खराब हो जाता है तो यदि आप उसको सुधरवाने के लिए जाओगे, किसी मतलब सेल भी आपने चेंज करके देख लिया फिर भी नहीं चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, तेज तेज बटन दबाना पड़ रहा है, तो अगर आप उसको सुधरवाने के लिए जाओगे तो वहां सुधारने वाला क्या करेगा, उसको खोलेगा, उसके अंदर एक ग्रीन कलर की प्लेट जैसी होती है जिसको जिसको सुधारा जा सकता है, जिसके कारण से रिमोट वर्क कर रहा होता है। आगे एक इंफ्रारेड लाइट भी लगी रहती है, वो एलईडी से अलग होती है। उसको चेक करने के लिए आप मोबाइल का यूज भी कर सकते हो, कई बच्चों को पता होगा। अगर टीवी का रिमोट आपको चेक करना है तो आप टीवी के रिमोट के आगे देखोगे यदि, तो टीवी के आगे के रिमोट के आगे जो है वो एक एलईडी लगी रहती है, वो एलईडी जलती नहीं है ना। लेकिन आप मोबाइल के कैमरे से देखोगे, मोबाइल के कैमरे से उसको देखोगे और बटन दबाओगे तो आपको वो जलती हुई दिख जाएगी। कई बच्चों ने किया होगा ये प्रैक्टिकल, अगर नहीं किया तो आप करके देखिएगा। आपको जो है वो अगर वो वाली लाइट जलती हुई दिख रही है अपने मोबाइल कैमरे में तो रिमोट चालू है, नहीं तो नहीं है। और वो अगर आप फिर भी अगर बेकार होता है और सुधरवाने के लिए जाते हो तो वहां पर वो खोल के ग्रीन प्लेट निकालता है उसकी और उसकी एक केमिकल से साफ कर देता है, उसको केमिकल से साफ कर देता है। वो केमिकल जो होता है वो केमिकल एसीटोन ही होता है। वो केमिकल जिससे वो रिमोट को साफ करता है वो एसीटोन ही होता है। एसीटोन क्या होता है, तुरंत वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकरण हो जाता है उसका मतलब वो जो है वो तुरंत हवा में उड़ जाता है, जैसे लगाओ थोड़ी देर में हवा में उड़ जाता है। जैसे पेट्रोल के बारे में बोला जाता है, आपने देखा भी होगा कि पेट्रोल की टंकी को अगर खुला छोड़ो तो पेट्रोल सारा उड़ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर वाष्पीकृत हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर मतलब कि 25 डिग्री आसपास, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो ये वाष्पीकृत हो जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे वाष्पीकृत हो जाते हैं। जिसके कारण से जो है इन पेट्रोल की टंकी वगैरह को जो है ढक के रखना चाहिए, खुले में नहीं रखना चाहिए। और एसीटोन के साथ भी वही है। तो एसीटोन की सहायता से जो है वो आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो साफ कर सकते हो, जैसे कि रिमोट। इसके साथ साथ जो मोबाइल साफ करने के लिए यूज किया जाता है, मोबाइल साफ करने के लिए एसीटोन सेफ नहीं है ना। मोबाइल साफ करने के लिए क्या सेफ है, मोबाइल साफ करने के लिए आइसोप्रोपिल एल्कोहल सेफ है। मोबाइल साफ करने के लिए एक लिक्विड अलग से आता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, वही आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो हैंड सैनिटाइजर में यूज किया जाता है। अभी आप हैंड सैनिटाइजर के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, अभी बहुत चर्चा में है वो और यूज भी किया जा रहा है। तो वो हैंड सैनिटाइजर में आइसोप्रोपिल एल्कोहल होता है ना। उसी आइसोप्रोपिल एल्कोहल का यूज मोबाइल को साफ करने के लिए किया जाता है। जो मोबाइल की स्क्रीन होती है, मोबाइल का जो कवर होता है और मोबाइल की जो साइड एजेस होती हैं, साइड एजेस मतलब कि कवर के साइड वाली, कवर की ये वाली और कवर के ये किनारे, जो ये वाले किनारे होते हैं, ये सभी किनारे जो है वो जीवाणु और बैक्टीरिया वायरस के पनपने के सबसे बड़े स्थान होते हैं।
तो इसको जो है वो लगातार मोबाइल को क्लीन करते रहना चाहिए साइड से, लेकिन सावधानी रखना चाहिए। आप किसी भी लिक्विड से अगर इसको क्लीन कर देंगे तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसकी स्किन भी खराब हो सकती है और इसके बटन में पानी जा सकता है जिसके कारण से खराब हो सकता है। किसी भी पानी से इसको साफ नहीं करते हैं। इसको साफ करने के लिए विशेष आइसोप्रोपिल एल्कोहल आता है और कई मैकेनिक तो उसमें भी सावधानी बरतते हैं। पहले वो वाष्पीकृत हो जाता है हालांकि, लेकिन उसके बाद भी उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, उसके लिए इसको पहले स्विच ऑफ कर देते हैं मोबाइल को, उसके बाद उसका यूज करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर उसके बाद स्विच ऑन करते हैं। तो उसमें भी सावधानी बरतना चाहिए क्योंकि वो भी जो है वो इसको खराब कर सकता है। तो ये थी आपकी जनरल नॉलेज की बात उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो मैंने आपको बता दी, एसीटोन से जुड़ी हुई कि एसीटोन कहाँ का यूज किया जाता है नेल पॉलिश रिमूवर के अलावा, और क्या क्या यूज कर सकते हैं एसीटोन का, है ना। एसीटोन बिल्कुल पानी की तरह दिखता है, जैसा कि नेल पॉलिश रिमूवर भी दिखता है। कई नेल पॉलिश रिमूवर में आजकल कलर डाल देते हैं वो, लेकिन वो ऊपर से डालते हैं। रियल में एसीटोन जो है वो पानी की तरह दिखता है और पानी में घुल भी जाता है। उसके बाद कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी पाते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट से हम जल्दी क्यों पी पाते हैं चाय या दूध, गर्म चाय या दूध। तो इसका रीजन भी आपको कल पता है। वाष्पीकरण के कारण से क्या होता है, प्लेट का पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है और कप का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण से वाष्पीकरण किस में ज्यादा जल्दी होता है, प्लेट में ज्यादा जल्दी होता है। वाष्पीकरण जल्दी होता है तो चाय या दूध जो गर्म था वो जल्दी ठंडा भी किस में होगा, प्लेट में होगा। तो इसका रीजन में हम क्या लिखेंगे कि प्लेट कप की अपेक्षा प्लेट में चाय या दूध जल्दी ठंडे हो जाते हैं क्योंकि उनका तीव्र गति से वाष्पीकरण होता है। किस कारण से, क्योंकि सतही क्षेत्रफल क्या रहता है प्लेट में, कप की अपेक्षा ज्यादा रहता है, जिसके कारण से प्लेट में ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं और हम इनका जो है वो पी सकते हैं, आसानी से पी सकते हैं। इसलिए जो है वो हम प्लेट का यूज करते हैं, है ना। जल्दी चाय पीने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लेट का यूज करते हैं। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, हाँ जी, इसके बारे में चर्चा अपन ने थोड़ी सी पसीने के बारे में कर ली थी, लेकिन कपड़ों के बारे में चर्चा नहीं की थी। गर्मियों में कपड़े पहनने के दो तरीके हैं, दो दो बातें हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। पहला क्वालिटी, दूसरा उसका कलर। क्वालिटी और कलर। पहले बात कर लेते हैं कलर पर, है ना, कि हमको किस कलर के कपड़े पहनना चाहिए, जो कि इस चैप्टर से रिलेट नहीं करता है। इस चैप्टर से जो रिलेट करता है वो क्वालिटी करता है। हमें गर्मियों में किस कलर के कपड़े पहनना चाहिए, तो आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए गर्मियों के दिनों में लाइट कलर के कपड़े पहने। लाइट मतलब कि हल्के रंग के कपड़े पहने। जब भी आप डार्क रंग के या फिर काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो काला रंग जो है या फिर डार्क कलर जो होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। ऊष्मा को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं, जिसके कारण से क्या होती है, आपको गर्मी और ज्यादा लगेगी, है ना। इस कारण से गर्मियों के दिनों में जो है वो लाइट रंग के कपड़े पहनना चाहिए। ये हो गई रंग की बात। अगर आप अपने काले कलर के पहन लिए तो फिर तो और ज्यादा आपको गर्मी झेलना है, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी काले कपड़ों में, है ना, क्योंकि काला रंग जो है ऊष्मा का बहुत ज्यादा अच्छा अवशोषक होता है। इसके कारण से आपको काले रंग के नहीं पहनना चाहिए, हल्के रंग के, सफेद रंग के पहनो या फिर हल्के रंग के कपड़े पहनो आप, जिसके कारण से उसका अवशोषण कम हो गर्मी का और आपको गर्मी कम लगे। इसके बाद आ जाती है क्वालिटी पे बात। तो क्वालिटी पे बात आ जाती है, कपड़े के कई सारे प्रकार होते हैं, है ना। आपने भी घर में देखा होगा, जैसे अभी मेरे बगल में पर्दा लगा हुआ है तो ये पर्दा जो है वो अलग क्वालिटी का होगा। टेबल क्लॉथ देखा होगा, अगर टेबल क्लॉथ अगर यूज कर रहे हो आप तो वो अलग क्वालिटी का होगा। मेरी शर्ट अलग कपड़े की बनी हुई होगी और मेरी जो लोअर होगी या और कोई बेडशीट होगी वो सभी अलग अलग कपड़ों से बने हुए होते हैं। एक सबसे कॉमन कपड़ा जो यूज किया जाता है घरों में वो सूती कपड़ा होता है। सूती कपड़ा जानते हो ना, सूती कपड़ा, टेरिकॉट भी बोलते हैं कुछ लोग जो है वो नायलॉन का कपड़ा भी यूज करते हैं। साड़ियों के बारे में बात करें तो जॉर्जेट की साड़ी आती है, वो भी कपड़े का टाइप है। फिर उसके बाद जो है वो रेशमी साड़ी भी आती है, रेशमी कपड़ा भी होता है। तो ये सभी अलग अलग कपड़ों के प्रकार है ना। सूती या कॉटन कपड़ा क्या होता है, वो नॉर्मल धागे से बना रहता है और पानी का अच्छा अवशोषक होता है। आप अगर घर पे कपड़े देखोगे दो तरह के होते हैं। एक एक बार आपने घरों में नोटिस करी हो कि आपके घरों में जब कथा होती है, कथा के लिए कपड़ा यूज किया जाता है ना, जिस पर भगवान को बिठाया जाता है या गणेश जी को बिठाया जाता है। वो कपड़े से क्या हम पोछा लगा सकते हैं घरों में? नहीं लगा सकते। लेकिन आप जो बनियान पहनते हो उससे मम्मी कोशिश करती है, अगर आपकी बनियान फट गई है तो उसी का पोछा बना लेती है। और वो जो आपकी बनियान होती है वो सूती कपड़े की बनी हुई होती है। सूती कपड़ा पानी का बहुत अच्छा अवशोषक होता है, बहुत अच्छे से सोख के रखता है। जबकि बाकी नायलॉन या टेरिकॉट या जॉर्जेट वगैरह जो है वो पानी को अच्छे से नहीं सोखते। वो जो है वो बस गीले हो जाते हैं लेकिन सोखते नहीं है पानी को अच्छे से।
तो सूती कपड़े क्या करते हैं, पानी के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो जब हम सूती कपड़े पहनते हैं गर्मी के दिनों में और हमें जब पसीना आता है, पसीना आता है, पसीना आने के कारण से क्या होता है, वो सूती कपड़े जो पानी के अच्छे अवशोषक होते हैं वो पसीने को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। और उनका सोखने के बाद क्या हो जाता है, सूती कपड़े जो है वो वाष्पीकरण कर देते हैं, उसका बाहर त्वचा के बाहर आ गया वो पानी, उसके बाद जो है वो वाष्पीकरण कर देते हैं। आप खुद सोचो, अगर ऐसा कोई कपड़ा है जैसे बरसाती जैसा कोई कपड़ा है, बरसाती अपन पहने हुए हैं, तो वैसा कोई कपड़ा है, तो अब अगर हमको पसीना आएगा ना, तो पसीना आने के साथ साथ क्या होगा, वो बरसाती उसको बाहर ही नहीं आने देगी। क्यों? क्योंकि उसका कपड़ा ऐसा है कि वो पानी को सोखता ही नहीं है ना। नॉर्मली ठंडे इलाकों में जब आप ट्रैकिंग करते हो, ठंडे इलाकों में जाते हो ट्रैक करने के लिए, और रेनकोट पहनना पड़ता है आपको बारिश से बचने के लिए, तब ऐसी सिचुएशन से निपटना पड़ता है। और यही सिचुएशन से अभी हमारे डॉक्टर्स और जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी जूझ रहे हैं। जब वो पीपीई किट पहन लेते हैं तो उसमें वाष्पीकरण, शरीर में से वाष्पीकरण हो रहा होता है, लेकिन उस पीपीई सूट से क्या होता है, वो पसीना जो है वो अंदर ही रह जाता है, वो वाष्पीकृत होकर बाहर नहीं जा पाता है, जिसके कारण से उनको नुकसान होता है, वो पूरे अंदर से गीले हो जाते हैं और उस दौरान भी उनको जो है वो काम करना होता है। तो वो बहुत ज़्यादा मुसीबत से जूझ रहे हैं। तो हमें गर्मी के दिनों में कैसे कपड़े पहनना चाहिए? हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि सूती कपड़े पहनने से वो पसीने का अच्छा अवशोषण करते हैं और क्या कर देते हैं, उसका वाष्पीकरण कर देते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में क्या हो जाती है, शीतलता बनी रहती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि हमें कैसे कपड़े पहनना चाहिए, सूती कपड़े पहनना चाहिए, और रंग कैसा होना चाहिए, हल्का रंग होना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर इस पेज के पूरे हो गए। अब आते हैं अपन अभ्यास पे। क्या सीखा? कल मैं कंक्लूड कर चुका हूँ इसको। तो आप जो जो सीखे हुए हो वो इसमें वही लिखा हुआ है। यहाँ पर आखिरी में लिखा हुआ है, कुछ राशियां लिखी हुई हैं। तापमान को जो नापते हैं केल्विन में नापते हैं, केल्विन के साथ साथ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। केल्विन का प्रतीक क्या होता है? के होता है। लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, मीटर में। इसका प्रतीक क्या होता है? स्मॉल एम होता है, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम। यहाँ साइंस में जो है कैपिटल और स्मॉल एम की वैल्यू बढ़ जाती है बेटा, है ना। याद रखना, जिसको कैपिटल लिखा हुआ है उसको आप कैपिटल लिखोगे, जिसको स्मॉल लिखा हुआ है उसको स्मॉल लिखोगे। अगली वैल्यू क्यों बढ़ जाती है, अगले चैप्टर में समझ में आएगा आपको, जब तत्वों के बारे में आप जान चुके होगे, है ना, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो अब लंबाई के बाद लिखा हुआ संहति। संहति क्या होता है? संहति कुछ नहीं है, इन्होंने ज्यादा थोड़ी सी संस्कृत दिखा दी है। संहति जो है वो द्रव्यमान को बोला जाता है ना, द्रव्यमान को बोला जाता है। तो आप अगर चाहो तो बुक में यहाँ संहति के बगल में जो है वो द्रव्यमान लिख सकते हो। द्रव्यमान को काय में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। उसका प्रतीक क्या है? केजी है, स्मॉल केजी। भार काय में नापते हैं? भार न्यूटन में नापते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है और इसके बारे में चैप्टर नंबर 10 में अपन चर्चा भी करेंगे। और इसका प्रतीक क्या होता है? कैपिटल एन होता है। आयतन को काय में नापते हैं? घन मीटर में नापते हैं। उसका क्या होता है सिंबल? मीटर क्यूब। घनत्व को किस में नापते हैं? किलोग्राम प्रति घन मीटर में। मैंने आपको जब न्यूटन उसका फॉर्मूला बताया था घनत्व का, तो बताया भी था कि इसको किलोग्राम प्रति घन मीटर में नापते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो द्रव्यमान को काय में नापते हैं? किलोग्राम में, और आयतन को काय में नापते हैं? घन मीटर में। ये घन मीटर जो है वो उसके बटे में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रति घन मीटर बोलेंगे। यूनिट ऐसे पड़ी जाती है, जब भी कोई चीज बटे में लिखी होती है उसको प्रति घन मीटर बोलते हैं। और बटे का अगर ऊपर ले जाए तो ये -3 भी हो जाती है। खैर, यूनिट के बारे में अभी और भी चर्चा होगी कई सारी जगह पर, तब बताऊंगा मैं। उसके बाद दाब की यूनिट क्या होती है? पास्कल। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ये याद रखना है आपको, किस राशि की यूनिट क्या है ना, ये पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में, एक ना एक आई जाती है। तो तापमान की क्या होती है? केल्विन। लंबाई की क्या होती है? मीटर। द्रव्यमान की क्या होती है? किलोग्राम। भार की न्यूटन। आयतन की घन मीटर। घनत्व की किलोग्राम प्रति घन मीटर। दाब की पास्कल। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आप चाहेंगे तो ये टेबल में जो है वो ग्रुप पे डाल दूंगा, आपको रटना पड़ेगी वो टेबल, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। रटना क्या, थोड़ा सा समझ के याद करेंगे उसको। चलो देख ही लेते हैं, एक बार अगर बात करी है तो इसको देख ही लेते हैं कि किसको काय में नापते हैं। पहला आ जाता है तापमान का। तापमान का केस, कि तापमान को किस में नापते हैं? तापमान की इकाई क्या है? तो तापमान, टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, आप देखते हो पेपर में जो सबसे पहली इकाई आती है, इतने पारा, आज के पेपर में भी पढ़ोगे, आज के पारा इतने डिग्री सेल्सियस चला गया, तो सबसे पहली इकाई है डिग्री सेल्सियस। फिर उसका दूसरी इकाई है डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसका तीसरी इकाई है केल्विन। ये 3 इकाइयां हैं तापमान की, जिसमें तापमान को नापा जाता है। उसके बाद आ जाता है द्रव्यमान, या फिर उसको बोलते हैं संहति भी बोलते हैं ना, संस्कृत में उन्होंने शब्द यूज किया संहति, जिसका जो सही मतलब है वो क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान को काय में नापते हैं? किलोग्राम में, है ना। अपन सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वगैरह, सब्जी लाते हैं, शक्कर लाते हैं, किराना लाते हैं,
तो वो किलोग्राम में नापते हैं कि भैया 1 किलो शक्कर दे दे, 2 किलो नमक दे दे, 5 किलो चावल दे दे, तो वो काय में नाप रहे होते हैं हम, द्रव्यमान में, है ना। फिर उसके बाद एक आता है भार, एक आता है भार। भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज है ना। अभी के लिए इतना याद रखो, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, मतलब कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं गुड़ की कोई ढेली लेते हैं, गुड़ समझते हो ना, गुड़ की कोई ढेली ले ली, तो हमने गुड़ का आकार इतना बड़ा है, इतने बड़े आकार में वो गुड़ की मात्रा कितनी भरी हुई है, इस पूरे आकार में जो है वो गुड़ भरा हुआ होगा, तो कितनी मात्रा भरी हुई होगी, मात्रा के बारे में चर्चा करता है कौन, द्रव्यमान। मात्रा के बारे में चर्चा करता है कौन, द्रव्यमान। और भार किसके बारे में चर्चा करता है, भार चर्चा करता है कि पृथ्वी द्वारा उस गुड़ की ढेली पर कितना, ये गुड़ की ढेली है, पृथ्वी द्वारा उस, अच्छे से बना दूं, पृथ्वी का शेप ऐसा है कुछ, पृथ्वी द्वारा उस गुड़ की ढेली पर, ये गुड़ की ढेली इधर होगी, उस गुड़ की ढेली पर कितना बल लगाया जा रहा होगा, पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही होगी, है ना। कितना बल लगाया जा रहा है, कितना फोर्स लगाया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम क्या, भार। तो दोनों में अभी ये बेसिक डिफरेंस अगर समझ में आया तो ठीक बात बेटा, नहीं तो 10वां चैप्टर जो आएगा अपना, उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे अपन। अभी के लिए क्या समझो, भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम में नापते हैं, जबकि भार काय में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। द्रव्यमान किसको बोलते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, जबकि भार किसको बोलेंगे, पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाया गया बल, ये बल लगाएगी पृथ्वी, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जितना बल लगाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भार। भार काय में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भार जो है वो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है, जबकि द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा जो है वो द्रव्यमान है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद क्या, इसके बाद आ जाते हैं अपन अगली इकाई पे। अगली इकाई क्या है हमारी, भार के बाद क्या शुरू हो जाता है, तापमान, द्रव्यमान, भार, उसके बाद आता है एक घन, आयतन। आयतन के बारे में चर्चा कर लें। आयतन किस में नापते हैं, तो बेटा आयतन के लिए जो बात होती है, आयतन किसको बोलते हैं, कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है उसको हम आयतन बोलते हैं। मान लीजिए कि हमको जो है वो दूध भरना है, दूध का ये जो है आयतन के केस में मैंने पहले ही बताया, ये दूध का जो है वो स्टैंड है, वो कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा टेढ़ा। तो अगर हमको पता करना है कि ये, मान लीजिए ये गोल बेलनाकार नहीं है, ये कैसा है, आयताकार, वो है घनावाकार, घनाभ समझते हो, एक डब्बा जैसा है, डब्बा जैसा है। इसका अगर हमको आकार पता करना है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, मान लो जो मैं इसका शेप ऐसा बना रहा हूँ, है ना, आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है, दूध का जो डब्बा होता है वो गोल होता है, लेकिन मैं इसको अभी ऐसा बना रहा हूँ ताकि आपको आयतन समझ में आए, है ना। ये ऐसा चौकोर है, ऐसा डब्बे वाला है। अब इसका अगर मुझे आयतन पता करना है कि इसमें कितना दूध बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये लंबाई जो है वो, मान लीजिए उदाहरण के लिए, गलत बोल रहा हूं मैं, लेकिन मान लीजिए कि लंबाई जो है वो 1 मीटर है, कितने मीटर, 1 मीटर है। चौड़ाई जो है वो आधी मीटर है, आधी मीटर है, यानी कि 1/2 मीटर। और उसके बाद ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली मतलब ये जो है, ये कितनी है, ये भी एक आधा मीटर है, 1/2 मीटर। यदि मुझे इस बर्तन का, तीन चीजें होंगी, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक जो है इसकी ये वाली होगी, लंबाई चौड़ाई किसको बोलेंगे, सॉरी, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, और ये गहराई होगी। इतना गहरा है ये, 1 मीटर गहरा है, आधा आधा मीटर जो है वो लंबाई चौड़ाई रखता है इसकी। यदि मुझे इसका आयतन पता करना है ना, तो आयतन के लिए फॉर्मूला होता है, तीनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 गुणित आधा गुणित आधा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम का मल्टीप्लाई होगा, एम का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 मीटर क्यूब, 1/2 मीटर क्यूब, मतलब इसका आयतन कितना आ गया, 1/2 आधा मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब जो होती है ना, वो इसकी इकाई होती है, किसकी, आयतन की इकाई क्या होती है, मीटर क्यूब। मैंने ये गणित का समझा दिया आपको, ये गणित में पढ़ते हैं हम कि आयतन किसी चीज का कैसे निकाला जाता है। तो ये आयतन जो है वो गणित में निकालना सिखाया जाता है। तो मैंने अभी आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी इकाई, आयतन की इकाई कैसी होती है, मीटर क्यूब होती है। मीटर क्यूब क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
तीनों का मल्टीप्लाई करते हो, तीनों इकाई में होती है, मीटर में होती है, जरूरी नहीं है मीटर में ही हो, छोटी चीज हो तो सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो इसका आयतन जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में भी नापा जा सकता है, बिल्कुल नापा जा सकता है। और यदि बड़ी को बहुत ज्यादा बड़ी कोई चीज है तो किलोमीटर क्यूब में भी नापा जा सकता है, कोई वैसी बात नहीं है ना। बस अंतर, बस डिपेंड वो क्या रहता है, फर्क क्या रहता है, ये जो है वो ज्यादातर जो है वो लंबाइयां नाप रहे होते हैं, 3 लंबाई होती है, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कारण से क्या हो जाती है, इसका मीटर क्यूब हो जाती है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है, या किलोमीटर क्यूब हो जाती है। तीनों ही हो सकती है इसकी इकाई, किसकी, आयतन की। इसके बाद आ जाती है क्या, घनत्व। घनत्व के बारे में चर्चा कर लें। घनत्व, घनत्व की इकाई क्या होती है। घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। राइटिंग में ध्यान ना दें, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, आपको पता है माउस से लिखने में दिक्कत होती है ना। द्रव्यमान काय में नापते हैं हम, किलोग्राम में, और आयतन काय में नापते हैं, अभी देखा आपने, मीटर क्यूब में। तो जब भी बटे लगा हुआ आता है तो इसको कैसे पढ़ते हैं, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग मीटर नहीं, घन मीटर, 3 है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे किलोग्राम, किलोग्राम प्रति घन मीटर। या फिर इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहो तो कैसे बोलोगे, इंग्लिश में बोलोगे किलोग्राम पर पीईआर, पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। या फिर इसको अलग तरीके से बोलना चाहोगे तो कैसा बोल सकते हो, किलोग्राम, ऐसा एरो ऐसा लगा, यही सबसे ज्यादा फेमस है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको भी ऐसे ही बोलो, इसको भी ऐसे बोलो। ये वाली टर्म यूज नहीं की जाती है, मेनली ये वाली यूज की जाती है। या इसके अपोजिट में कैसे यूज की जाती है, जब ये m की पावर 3 ऊपर जाएगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब ये हर वाली चीज जो है वो ऊपर जाती है तो इसकी घात माइनस में हो जाती है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किलोग्राम, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा ना तो घात काय में हो जाएगी, 3 में हो जाएगी। इसको बोलेंगे अभी भी वही, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको बोलेंगे अभी भी वही। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, हर जब ऊपर गया तो घात काय की हो गई, माइनस की हो गई बस। लेकिन बोलेंगे अभी भी किलोग्राम प्रति घन मीटर, या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इंग्लिश में बोलना है तो दोनों ही बोल सकते हो आप। तो समझ में आएगा मेरे ख्याल से ये कैसे ऊपर गई, कैसे इसका इकाई बन गई। तो इसकी इकाई क्या हो जाती है, इसकी इकाई हो जाती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या किलोग्राम प्रति मीटर घन, प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये घनत्व की हो गई। और क्या बचा हुआ है, तापमान, द्रव्यमान, भार, आयतन, घनत्व, लंबाई। लंबाई, अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई काय में नापी जाती है, तो लंबाई तो मीटर में नापी जाती है। अगर हम लंबाई की इकाई की बात करें तो ये तो अपन को 6 क्लास से मैथ्स में पढ़ रहे हैं हम, लंबाई काय में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। और जो आयतन होता है उसमें 3 लंबाइयों का मल्टीप्लाई होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों ही क्या है, लंबाई नापने वाली चीज है, मीटर में नापती है। तीनों का मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इसकी इकाई क्या हो जाती है, मीटर क्यूब हो जाती है, जबकि इसकी लंबाई केवल क्या है, मीटर। इस प्रकार की 3 लंबाइयां मिलकर क्या बना लेती हैं, आयतन मिला लेती हैं, आयतन बना लेती हैं। ये मीटर क्यूब बना लिया। अगर 2 लंबाइयां मिली हुई हो, इस प्रकार की 2 लंबाइयां मिली हुई हैं तो वो क्षेत्रफल बनाती हैं। क्षेत्रफल का नाम सुना होगा आपने, एरिया जिसको बोलते हैं, 8 क्लास में हम पढ़ते हैं मैथ्स में, एरिया निकालना जानते हैं। तो एरिया का, क्षेत्रफल का जो इकाई होती है, क्षेत्रफल की इकाई, वो मीटर स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर, एम का स्क्वायर होती है। तो ये आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, है ना, 8 क्लास में पढ़ चुके हैं अपन। तो इसको हटाते हैं, अभी लंबाई की इकाई की जरूरत है हमको, तो लंबाई की इकाई क्या होती है, एम होती है, मीटर होती है। तो ये सारी इकाइयां मैंने आपको जो है वो प्रैक्टिकली समझा दी कि क्या होती है क्या नहीं होती है। तापमान, लंबाई, द्रव्यमान, भार, आयतन, घनत्व, दाब, दाब की होती है पास्कल, है ना, इसको याद कर लो। दाब की इकाई जो है वो पास्कल होती है, दाब मतलब प्रेशर कितना डाला जा रहा है, तो वो पास्कल होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अभ्यास पे आते हैं, अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। अब देखिए आपके सामने जो है वो केल्विन में तापमान दिए हुए हैं, सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। जिससे पूछूंगा वो बताएगा कि हम क्या करेंगे इसके लिए। जीत बताओगे आप, मुझे क्या करना है, मुझे तापमानों को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ये केल्विन में दिए हुए हैं, क्या करूंगा मैं। आवाज आ रही है मेरी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। और कौन है, खुशी, खुशी आप बताओगी। केल्विन में दिए हुए हैं बेटा, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है।
कैसे करेंगे बताइए। अनम्यूट करना पड़ेगा बेटा आपको। मैं यहाँ से अनम्यूट कर चुका हूँ, आपको करना पड़ेगा अनम्यूट। हाँ हाँ भैया। खुशी बोलो। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273। हम्म तो डिग्री सेल्सियस को एक्स मानेंगे। हम्म एक्स प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन। हम्म एक्स बराबर 300 माइनस 273। एक्स का मान निकलेगा 227 अच्छा डिग्री आंसर सेल्सियस। निकाल भी लिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो बिल्कुल सही बताया इसने, है ना। इसके बाद मुझे जो है वो सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसको क्या करना है, तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। चेतन मगरदे, चेतन बताएंगे आप। अनम्यूट करिए अपने माइक, मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। हाँ बोलो चेतन। भैया ये 376 को, अरे यार नहीं 25 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ बेटा, ये सेल्सियस में दिया पच्चीस हुआ है, तो डिग्री आपको क्या करना पड़ेगा। 200 भैया 273 में 25 जोड़ेंगे कि घटाएंगे बताओ, 273 को जोड़ना है कि घटाना है ये बताओ। भैया जोड़ेंगे। बिल्कुल सही। 273 क्या कर देंगे हम, 273 में 25 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ये वाले सवाल तो हम इस टाइप के कर चुके हैं, इसलिए अब हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या हो, क्योंकि इसमें के सवाल कर चुके हैं ना, आप चाहो तो मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। देखो आप क्या करना है, पहले 300 केल्विन को हमको चेंज करना है काय में, डिग्री सेल्सियस में। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर एक सवाल करके दिखा देता हूँ। चलो जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनके लिए यहाँ पर कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 300 डिग्री सेल्सियस को, 300 केल्विन को क्या करना है, चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। 300 केल्विन को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करते हैं, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, हमारे पास रिलेशन होता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर से होता है 300 केल्विन। 300 केल्विन ये होता है ना। एक तो शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको, वो शॉर्ट ट्रिक मैं अभी बताऊंगा। फिर उसके पहले जो है हम इसमें अभी जो अपना लंबी मेथड है उसको ज्ञात कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ बिल्कुल गलत कर दिया। 300 केल्विन नहीं होता है जीरो बराबर से, जीरो बराबर से होता है कितना, 273 केल्विन। 273 केल्विन। हमसे पूछा कितना है, 300 पूछा हुआ है हमसे, 300 पूछा हुआ है, 300 पूछा हुआ है। तो हमको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि जो है वो हमको 273 में कितना जोड़े कि 300 मिल जाए। तो हमने मान लिया कि x जोड़ने पर, 273 में अगर x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 केल्विन हो जाएगा। अगर x यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी x जोड़ देंगे। सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर अगर 300 है तो इसमें कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर हम मान लिया अगर x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 273, 273, 300 में से 273 माइनस करेंगे कितना जाएगा, 27, जो कि क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में आंसर होगा। डिग्री सेल्सियस का आंसर कितना होगा, 273। और आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, याद करने के लिए बताया था कि जब भी आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में याद करना हो कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 300 में से क्या घटा देना है, 300 में से दो, जितना भी तापमान दिया हुआ हो, दिए हुए तापमान में से 273 माइनस कर देना, दिए हुए तापमान में से 273 माइनस कर देना। 10 में से 3 गए 7 बचेगा, 9 में से 7 गए 2 बचेगा, 2 में से 2 गए 0 बचेगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस आंसर कितना जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। जब आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे जितना भी केल्विन में दिया हुआ होगा। इसका उल्टा अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो वो दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस को काय में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस को, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। कितने केल्विन होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या करते हैं, 273 घटा देते हैं, इसमें क्या कर देंगे